नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत की, एसआईआर पर जारी विपक्ष के विरोध की। देखेंगे क्या अब संसद में बिना चर्चा के ही बिल पास कराएगी मोदी सरकार, क्यों सीएम ममता के निशाने पर आई केंद्र सरकार। जानेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कैसे फंसी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओवल टेस्ट में भारत की बड़ी जीत, 6 रन से भारत ने इंग्लैंड को दी मात, 2-2 से बराबर हुई सीरीज। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन के साथ हुई लूटपाट की घटना, गृह मंत्री को लिखा मेल, स्नैचर्स ने लूटी महिला सांसद की चेन। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू, अब बिहार के लोगों को ही नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 418 अंकों की बढ़त के साथ 81,018 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 157 अंकों की बढ़त के साथ 24,722 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त दिए गए एक बयान को लेकर राहुल के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले को न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्ष की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है ये मामला जिसमें राहुल गांधी को मिली है सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की गलवान घाटी झड़प के वक्त भारतीय सेना पर उनकी टिप्पणियों से जुड़े मानहानि मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने राहुल के बयान पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया? क्या आपके पास विश्वसनीय सबूत है? आप बिना प्रमाण के ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात ना करते। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस बयान को भारतीय सेना का अपमान मानते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विपक्षी नेता का कर्तव्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाना है। अगर विपक्षी नेता प्रेस में छपी बातें नहीं कह सकते तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल ने गलवान झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत और क्षेत्रीय अखंडता पर चिंता जताई थी, जो एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है। राहुल ने जो सवाल उठाए थे उन्हें लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में 20 बहादुर सैनिकों के शहीद होने के बाद से हर देशभक्त भारतीय कुछ सवालों के जवाब मांग रहा है। फिर भी जवाब देने के बजाय मोदी सरकार पिछले 5 साल से अपनी DDLJ यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई यानी इनकार, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना और हर बात जस्टिफाइड करना की नीति के साथ सच्चाई के असर को कम करने और छिपाने का विकल्प चुनती रही है। यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर मोदी सरकार को वो घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के तेवरों ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। चीन के अतिक्रमण से लेकर एसआईआर तक विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखरता से मैदान में डटा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी अब तक तो विपक्ष का ही विरोध झेल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं, जिसे लेकर बीजेपी सख्ते में आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये बीजेपी के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ विपक्ष और एनडीए के सहयोगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने ही लोग एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा भी चुनाव आयोग के इस फैसले से खुश नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर शर्मा ने कहा कि हमने यहाँ एनआरसी करवाया है, अब यहाँ एसआईआर से क्या हासिल होगा? किसी और प्रदेश में क्या हो रहा है, इससे असम की समस्या दूर नहीं की जा सकती। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर सूची में संशोधन किया भी जाता है तो एनआरसी को दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए और एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन करने से घुसपैठ का इलाज नहीं हो सकता है। शर्मा के इस बयान ने तो बीजेपी की चिंता ही बढ़ा दी, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी तो पहले से ही इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है और अब बीजेपी के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि एक ही मकान नंबर पर अलग अलग जाति और धर्म के लोगों के नाम है।
रोहिणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। रोहिणी ने चुनाव आयोग और एनडीए गठबंधन को घेरते हुए कहा कि ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं। यानी साफ है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते बीजेपी और चुनाव आयोग चौतरफा घिर गए हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी नजर आ रहा है। विपक्ष के सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है, जिसके चलते सदन बिना चर्चा के ही स्थगित हो जा रहा है। ऐसे में सरकार पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है और अब जो खबर सामने आ रही है उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। तो क्या है सरकार का प्लान जिससे विपक्ष दिख रहा है परेशान? देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो परंपरा पड़ी थी वो इस बार भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की डिमांड करे तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा, चाहे संसद चले या ना चले। और जो बिल सरकार को पास कराने हैं वो सदन में बिना चर्चा के और बिना विपक्ष की सहमति जाने पास कराए जाएंगे। यानी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के साथ टकराव के रास्ते पर बढ़ती दिखाई दे रही है। संसद में बिल पेश किए जाते थे और बिना चर्चा के उन्हें पास करा लिया जाता था और इस बार भी मोदी सरकार उसी प्लान पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी संसद में बिल पेश किए जाएंगे, बिना चर्चा कराए ही उन्हें पास कराया जाएगा या फिर विपक्ष के सांसदों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया जाएगा। और ये काम अब 5 अगस्त को संसद की कार्रवाई के साथ दिखाई देगा। यानी सरकार अपने बहुमत के सहारे विधेयक पास कराएगी, बिल जैसा पेश होगा वैसा ही पास कर दिया जाएगा। सरकार के इस प्लान को लेकर इंडिया गठबंधन में भी हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने एक बार फिर एसआईआर को लेकर संसद में चर्चा कराने की मांग सरकार से की। इसे लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में चर्चा नहीं कराएगी। सरकार विपक्ष की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ है। तो विवाद दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी को लेकर भी छिड़ा हुआ है। इस चिट्ठी में बंगाली को बांग्लादेशियों की भाषा बताने वाले मुद्दे को लेकर बवाल मच गया है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहना है ममता बनर्जी का, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी में बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहे जाने के बाद सियासी घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान बताया है। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर बंगाली भाषा की पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ममता ने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की चिट्ठी को साझा करते हुए लिखा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण वाली दिल्ली पुलिस बंगाली को बांग्लादेशी भाषा बता रही है। ये रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भाषा है, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लिखे गए। ये भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है, जिसे करोड़ों लोग बोलते और लिखते हैं। इसे बांग्लादेशी कहना निंदनीय, अपमानजनक और असंवैधानिक है। ममता ने इसे देश विरोधी करार देते हुए बंगाली भाषी लोगों से केंद्र के खिलाफ कड़ा विरोध करने की अपील की है। इस बीच ममता ने गायक किशोर कुमार की जयंती पर उनकी बंगाली और हिंदी गीतों की प्रतिभा को याद करते हुए ट्वीट भी किया कि किशोर कुमार बंगाली प्रतिभा के प्रतीक थे। इस ट्वीट को केंद्र पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। ये विवाद बंगाल की सियासत में तूल पकड़ सकता है। मोदी सरकार सीएम ममता के निशाने पर आ गई है, तो हमले पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है, जिसे लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों और 35A हटाए जाने को 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पूर्ण राज्य की मांग दोहराई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा? बीजेपी ने पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में सुधार के नाम पर क्या किया है? मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन उनको ये फैसला करना ही पड़ेगा। यहाँ राजभवन में एक वायसराय बैठे हैं, लेकिन मुख्य व्यक्ति राजभवन में बैठे वायसराय ही हैं। इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके। कुलगाम में चल रही मुठभेड़ पर टिप्पणी करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 आतंकवाद का कारण था, लेकिन आतंकवाद अब भी खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही पहलगाम हमले का भी जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ भी सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं।
वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने के बाद हालात सुधारने का दावा किया गया था, लेकिन स्थिति बद से बदतर हुई है। 5 अगस्त को देखते हुए दोनों नेताओं की टिप्पणी और भी अहम हो जाती है। दोनों ही नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल तो उठाए हैं, लेकिन अब इस मांग पर मोदी सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं, और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। इस मुद्दे को विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में भी उठाने का काम कर सकता है। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी सरकार से बार बार निराशा हाथ लग रही है। इस बीच एक और दुख की खबर सामने आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुखद खबर की जानकारी दी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक पसरा हुआ है। कई लोगों ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जाहिर किया। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त की सुबह निधन हो गया। 5 अगस्त को रांची में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी के कई नेताओं ने भी अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। देशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने सर गंगाराम अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो 81 साल के थे। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वो पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वो बीते 1 साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। शिबू सोरेन के राजनीतिक सफर की बात करें तो शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और संरक्षक रहे हैं। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वो यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री भी रह चुके थे। शिबू सोरेन का झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। शिबू सोरेन का जाना एक राजनीतिक युग का अंत माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। लेकिन दुनिया में हलचल मची हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दावा करते करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध में सीधे एंट्री करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि वो परमाणु जंग के लिए भी तैयार है। तो रूस को भी चीन का साथ मिल गया है और दोनों देशों ने अपने युद्धपोत भी उतार दिए हैं। तो क्या बढ़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध अब कभी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस की तरफ से परमाणु जंग की धमकी दी जा रही है। अमेरिका ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन उतारी तो रूस ने भी बड़ा पलटवार किया है। चीन के साथ मिलकर रूस ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें एंटी सबमरीन ड्रिल से लेकर जॉइंट गनफायर तक सब कुछ शामिल है। रूस और चीन की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज को अमेरिका के लिए करारे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। रूस की तरफ से एक बड़ा एंटी सबमरीन वॉरशिप इसमें शामिल किया गया है, तो वहीं चीन की ओर से 2 घातक डिस्ट्रॉयर, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और सबमरीन रेस्क्यू जहाज एक्सरसाइज का हिस्सा है। चीन और रूस मिलकर अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक में सिर्फ एक ही सुपर पावर नहीं है। रूस और चीन का अमेरिका के खिलाफ खुलकर एकजुट रूप से आना इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस घटनाक्रम के बाद इस बात की आशंका और भी प्रबल हो गई है कि जल्दी ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध में अमेरिका और चीन भी अब आमने सामने होंगे, और अगर ऐसा होगा तो नाटो देश भी इससे दूर नहीं रहेंगे। यानी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। बड़ी बात तो यह है कि रूस और चीन के ड्रिल के बाद अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि इस ड्रिल के निशाने पर सीधे सीधे अमेरिका को ही माना जा रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से चीन और रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं और ट्रंप जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं उसे पुतिन और जिनपिंग ने चुनौती दे दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नीतीश कुमार फुल टू चुनावी मोड में आ चुके हैं
उनके सलाहकारों ने शायद उनको ये कहा है कि आप अपना चुनावी पिटारा खोल दीजिए। शायद आपको भी मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की तरह से अपने यहाँ पर महिलाओं को मासिक किस्त देने की बात कहना पड़े, उनको लाडली बहना वाली जैसी स्कीम लागू करना पड़े और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने की बात भी कहना पड़े। फिलहाल तो उन्होंने शिक्षकों की बहाली की बात कही है, जिसमें उन्होंने डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए कहा है। फिलहाल अगर आपके पास में डोमिसाइल हो या ना हो, लेकिन आपका मतदाता सूची में नाम तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।